अस्सलामुअलैकुम। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आज हम थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और ये है ब्लड से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है। ब्लड का इंट्रोडक्शन। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, contains cells suspended in a fluid matrix and it is mesodermal in origin। अब हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया है ब्लड के बारे में कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो टिश्यू जो बॉडी के अंदर कनेक्शन का काम करते हैं। सो उनकी टाइप में हमने पढ़े थे बोन, कार्टिलेज, सॉफ्ट टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ और ब्लड। सो ब्लड क्या है? टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। और अगर इसकी कंपोजिशंस को देखा जाए तो इसमें क्या है कि सेल्स जो हैं, सेलुलर कंपोनेंट या सेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होंगे एक फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर या प्लाज्मा में। सो इसके टू कंपोनेंट्स मतलब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं और नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स या प्लाज्मा है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ मीज़ोडर्मल और रीजन, यानी कहाँ से जो है वो ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं। तो जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो क्या 3 जर्म्स लेयर होती हैं। सो उनमें से जो मीज़ोडर्म होगी वो जो है वो ओरिजिनेट करेगी ब्लड वेसल्स को, सर्कुलेटरी सिस्टम्स को, ब्लड को। तो इसलिए लिखा है कि ये मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन है। नेक्स्ट है ब्लड इज़ अ फिज़िकल करेक्टरिस्टिक या और वॉल्यूम के रिलेटेड है कि ब्लड इज़ अ स्टिकी ओपेक फ्लूइड विद अ मेटेलिक टेस्ट। स्टिकी मतलब अगर नेचर की बात की जाए तो थोड़ी सा स्टिकी है, चिपकती हुई हुआ फील होता है। सो क्यों है ये इसलिए स्टिकी? क्योंकि इसके अंदर इस तरह की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ओपेक फ्लूइड वो फ्लूइड जिसमें से लाइट जो है वो पास नहीं कर सकती। जिस तरह हम वाटर लें तो उसमें से हम वाटर लाइट को पास करवाएं तो वो पास कर जाती है, रिफ्रैक्शन वगैरह होती है, लेकिन ब्लड जो है वो ओपेक फ्लूइड है, यानी इसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। और टेस्ट से बात की जाए तो थोड़ा सा मेटेलिक टेस्ट है ब्लड का। कलर वेरीज फ्रॉम स्केलेटल टू डार्क रेड। स्केलेटल मतलब ऑक्सीजन रिच और डार्क रेड ऑक्सीजन पुअर, यानी बॉडी के अंदर वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उसका कलर जो है वो थोड़ा सा जो है वो ब्राइट रेड होगा। लेकिन जब जो है ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है, तो फिर वो ब्लड जो है वो डार्क रेड हो जाएगा। द pH ऑफ इस ब्लड इज़ 7.37 to 7.45। तो pH के हिसाब से देखिए तो ब्लड थोड़ा सा अल्कलाइन है, थोड़ा सा बेसिक इन नेचर है, क्योंकि इसकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा है। टेम्परेचर की बात करें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, स्लाइटली हायर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 36 37। सो ब्लड का टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। ब्लड अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ द ब्लड वेट। अगर ब्लड का काउंट किया जाए अगर ब्लड काउंट किया जाए बॉडी वेट के हिसाब से तो 8% बॉडी का वेट जो है वो किसका है? उसमें ब्लड का पार्ट है। बाकी जो है वो वेट ये हमारा बॉडी मास, टिश्यूज़, बोन्स वगैरह ये बनाएंगी और 8% जो है वो ब्लड होगा। एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ 5 to 6 लीटर फॉर मेल एंड 4 to 5 लीटर फॉर फीमेल। एवरेज वॉल्यूम की अगर बात करें तो फीमेल्स में जो है वो कम होगा, मेल्स में ज़्यादा होगा। सो मेल्स में 5.5 to 6 और फीमेल में 4 to 5। नेक्स्ट फंक्शंस क्या हैं ब्लड के? बेसिक फंक्शन में है ट्रांसपोर्ट ऑफ डिज़ोल्व सब्सटेंस, उनको ट्रांसपोर्ट करना, टिश्यूज़ तक पहुंचाना, हार्ट से ब्लड को बॉडी के टिश्यूज़ तक लेके जाना, टिश्यूज़ से वापस हार्ट तक लेके आना। उसके बाद जो है वो ब्लड के फंक्शंस में क्या है? रेगुलेट करना पीएच और आयन बैलेंस को। जो हमारे बॉडी में आयनिक कंसंट्रेशंस मौजूद होती हैं या ब्लड की पीएच है उसको मेंटेन रखना है।
रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड लॉसेज एट इंजरी साइड, सो अगर इंजरी हो गई है तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करवानी है ताकि ब्लड का ज़्यादा फ्लो ना हो जाए। सो ये फंक्शन भी ब्लड का है। उसके अलावा ब्लड में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि डिफेंस अगेंस्ट टॉक्सिन एंड पैथोजेंस। तो ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, वो जो है वो हमारा डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, हमें टॉक्सिन्स और पैथोजेंस से बचाते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ द ब्लड टेम्परेचर, और इसके बाद जो है वो ब्लड के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, या बॉडी में 37 का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। सो ये 5 बेसिक फंक्शन हैं ब्लड के। नेक्स्ट है ब्लड की कंपोजिशन। सो ब्लड इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स पर इसको टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो सेलुलर पार्ट है जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे, यानी प्रॉपर सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। सो वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो उनकी परसेंटेज जो है वो 45% है। और नॉन सेलुलर पार्ट्स जिसमें वाटर होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगी, कुछ प्रोटीन्स होंगी, इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा अदर नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंस होंगे, इनऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह होंगे। ये सब किस में होंगे, ये जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे। सो इस नॉन सेलुलर पार्ट को कहेंगे प्लाज्मा, और इनकी कंपोजिशन में परसेंटेज देखा जाए तो ये 55% बनाती हैं ब्लड के टोटल वॉल्यूम का। नेक्स्ट है, इफ़ ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल एंड its coagulation prevented by adding the anticoagulant to it and the centrifugate sufficiently, the blood is separated into the two layers. The upper clear layer यानी एन अपर लेयर यानी क्लियर ऊपर वाली होगी, और लोअर लेयर होगी जिसमें एलिमेंट्स होंगे। अब ब्लड की प्रॉपर्टी ये है कि ब्लड जैसे ही बॉडी से रिमूव होता है तो वहाँ पर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो उस क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि एंटी कोगुलेंट्स यानी ऐसा एजेंट जो कोगुलेशन या क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है उसको ब्लड के अंदर मिक्स किया जाता है। ये प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाती है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, तो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के जो है वो सेल्स एक जो है वो सेपरेट ही रहेंगे। और उसके बाद जो है उनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन पे उनको घुमाया जाता है। सो इसको जो है वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से या सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से जो है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे। जो अपर क्लियर फ्लूइड होगा जिसमें कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होंगे, वो लेयर जो है वो प्लाज्मा की कहलाएगी। और उसके बाद जो है वो लोअर लेयर होंगी जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे, वो नीचे की तरफ मौजूद होगी, और क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ मौजूद होंगी, और ऊपर जो है वो प्लाज्मा की लेयर मौजूद होगी। और इस तरह जो है वो हम ब्लड और प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेलुलर पार्ट्स क्या होंगे। सो सेलुलर पार्ट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो सेलुलर पार्ट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट आर सो कॉल्ड बिकॉज अंडर माइक्रोस्कोप दे हैव डेफिनेट फॉर्म। अब इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इन सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में तो इन सेल्स के जो है वो डेफिनेट स्ट्रक्चर्स या इनकी डेफिनेट फॉर्म्स हमें जो है वो नज़र आ रही होती हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं वो बाइकनकेव हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ग्रैन्यूल वो जो है वो स्फेरिकल्स हो सकते हैं, थोड़े एलिप्टिकल्स होंगे। और उसके बाद जो है वो प्लेटलेट्स वो प्लेटलाइट्स होती हैं। तो यानी उनकी एक प्रॉपर शेप है जिसे हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो कॉर्पसल्स क्या कहते हैं, कॉर्पसल्स उनको कहते हैं वो सेल्स जो फ्रीली मूव कर रहे हों बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ में, इस तरह के सेल्स को हम ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनका दूसरा नाम जो है वो एरिथ्रोसाइट्स हैं, और इनका बेसिक फंक्शंस क्या है, इन्होंने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवानी है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स, और इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ऑल्सो स्प्लिट एज ल्यूकोसाइट्स। सो इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, ये पार्ट है इम्यून सिस्टम का, डिफेंस सिस्टम का, पैथोजेंस और टॉक्सिन से बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, लास्ट टाइप प्लेटलेट्स या उनका अदर नेम क्या है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये क्या करते हैं, ऐसे सेल फ्रेगमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग में। सो ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होगी, प्लेटलेट्स की वजह से।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाए हुए हैं, मोनोसाइट्स हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं, ये वाले मोनोसाइट्स, उसके बाद ये प्लेटलेट्स स्मॉल साइज़ के, उसके बाद स्मॉल लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इधर न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, बैंड न्यूट्रोफिल्स, एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, स्मॉल लिम्फोसाइट्स। तो इनमें से क्या है, इनमें से प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स जो हैं ये बेसिक सेल्स हैं, और उसके साथ बाकी ये तमाम टाइप्स जो यहाँ पे मेंशन है वो किसकी टाइप हैं, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में सबसे पहले क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। तो ईच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। तो रेड ब्लड सेल्स की शेप या एरिथ्रोसाइट्स की शेप आपको यहाँ पर नज़र आ रही है रेड कलर की सामने। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स हैं, वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं। प्लेटलेट्स की डायग्राम यहाँ पे, पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है। थ्रोम्बोसाइट्स हैं, इस तरह के प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद सब अब देखेंगे कि एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। सो मोस्ट अबंडेंट सेल्स इनटू द ब्लड। अगर ब्लड के तमाम सेलुलर कंपोनेंट को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो रेड ब्लड सेल्स का होगा। सो 4 मिलियन टू 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। सो अगर हमारे पास जो है वो 1 माइक्रोलीटर हो ब्लड का, तो उसमें 4 मिलियन से 6 मिलियंस तक रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स मौजूद होंगे। कम फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो ये बोन मैरो में बनते हैं। मैच्योर फॉर्म डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। जब ये इमैच्योर फॉर्म्स होती हैं तो इनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो इनका न्यूक्लियस जो है वो नहीं रहता, और सेल्स अपने तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर शेप की बात करें तो शेप्ड एज बाइकनकेव डिस्क। तो बाइकनकेव डिस्क की तरह की इनकी शेप होगी, मतलब आउटर रिम जो है वो इनका थोड़ा सा मोटा होगा, दरमियान से थोड़े चिपटे से होंगे। और डायामीटर अगर इनका देखा जाए तो 6 to 8 माइक्रोमीटर जो है वो होगा इनका डायामीटर। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन के कितने अरसे तक जो है वो रेड ब्लड सेल्स अपने बनने के बाद बॉडी में रहते हैं। तो लाइफ स्पैन इनका अबाउट 120 डेज़, या हम कहते हैं कि 4 मंथ्स जो है वो उसके बाद ब्लड के सेल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन इज़ फाउंड इनटू द रेड ब्लड सेल्स। सो रेड ब्लड सेल्स में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। और हीमोग्लोबिन क्या होती है, ये एक आयरन प्रोटीन्स होती है, यानी ऐसी प्रोटीन्स जिसके साथ उसको आयरन जो है वो अटैच होता है, हीम ग्रुप अटैच होता है। यानी हीम के का वर्ड जो है वो उसके लिए आयरन के लिए, और ग्लोबिन का वर्ड ग्लोबुलिन प्रोटीन से जो है वो ड्राइव हुआ। सो हीमोग्लोबिन मतलब ऐसा वर्ड जिसके पास आयरन हो और प्रोटीन हो, और इनका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। Hemoglobins carry oxygen from the lungs to the rest of the body, and carbon dioxide bind to the red blood cells and is taken to the lungs by to be exhaled. So hemoglobin ने ऑक्सीजन को कैरी करना है, लंग्स से बॉडी की तरफ लेके जाना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी टिश्यू में मौजूद है उसको वापस जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो लेके जाएंगे लंग्स तक और बॉडी से रिमूव करवा देंगे। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन, यानी इनका बॉडी में हर सेल्स तक जाना और वहाँ से फिर रिमूव होना, या कार्बन डाइऑक्साइड का बनना और फिर बॉडी से रिमूव हो जाना, ये किसके फंक्शंस में आता है, ये हीमोग्लोबिन जो है वो वही इस सारी ट्रांसपोर्टेशन को करवाती है। नेक्स्ट आते हैं वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। तो लार्जेस्ट साइज ब्लड सेल्स होंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। नंबर की बात करें तो रेड ब्लड सेल से इनका नंबर कम होगा। अगर 1 माइक्रोलीटर जो है वो ब्लड का लिया जाए तो उसमें 45,000 से जो है वो 4,500 to 11,000 जो है वो वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होंगे। अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं, लेकिन इनके कुछ सेल्स जिस तरह लिम्फोसाइट्स हैं या मोनोसाइट्स हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो कि लिम्फॉइड ग्लैंड्स या लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस वगैरह वहाँ पर बनते हैं। प्राइमरी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, यानी बेसिक रोल इनका डिफेंस है।
फाइट डिजीज़ एंड फॉरेन इन्वाइडर्स, बॉडी में आने वाले कोई भी डिजीज़ या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन पार्टिकल, टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह अगर बॉडी में आ रहा है तो उसके खिलाफ फाइट किसने करना है? वाइट ब्लड सेल्स ने। कंटेन न्यूक्लियाई विद द डीएनए, द शेप डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल्स। इनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है जबकि एरिथ्रोसाइट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। इनकी शेप डिपेंड किस पर करती है? सेल्स की टाइप पर, कि किस तरह का सेल्स है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स की आगे फर्दर 5 टाइप्स होती हैं। सर्टेन वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होता है फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, और बॉडी जो है वो इस तरह इन्वाइडर्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करती है। लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 24 आवर टू सेवरल ईयर्स, साइज इज़ 8 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सो लाइफ स्पैन इनका क्या है कि 24 आवर तक होगा, उसके से सेवरल ईयर्स तक हो सकता है, यानी कुछ सेल्स जल्दी इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, कुछ की देर से होगी। और अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ 8 से 20 माइक्रोन मीटर है वाइट ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट है, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। सो वाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, फिर इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं डायग्राम में, क्या है? न्यूट्रोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये वाली जो 5 टाइप्स हैं ये किसकी हैं? ये 5 टाइप्स हैं रेड ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की। लेकिन उसके बाद जो प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स हैं ये जो है वो सेल्स की बेसिक 4 जो है वो 3 टाइप्स जो आती हैं उनमें से 2 टाइप्स जो हैं वो प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स की हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको पता हो कि ये कैसे सेल्स होते हैं। तो अगर ब्लड की कंपोजिशन के या में वाइट ब्लड सेल्स की कंपोजिशन को बताएं तो 40 to 70% जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे ये डिफरेंट लोब्स नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियस के। ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि 6 to 9 डेज़ जो है वो इतने दिनों में ये बोन मैरो में बनते हैं, और उसके बाद इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो भी 6 और से फ्यू डेज़ का होता है। यानी अगर बॉडी में ये सेल्स हैं अगर एक्टिव ज़रा हो जल्दी हो गए तो 6 और तक सर्वाइव करेंगे, रहेंगे बॉडी में, उसके बाद ख़त्म, वरना कुछ दिनों तक। और अगर फंक्शन है तो फिगोसिटाइज करेंगे बैक्टीरिया को, यानी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जो है वो फॉरेन इन्वाइडर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड हो गए हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो फाइट करना है न्यूट्रोफिल्स ने, और उन्हें बॉडी से रिमूव करवाना है। नेक्स्ट है इयोसिनोफिल्स। ये जो है वो अगर परसेंटेज में देखें तो 1 to 4% तक रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इयोसिनोफिल्स की वजह से हैं। इनके न्यूक्लियाई की शेप देखी जाए तो बाइलोब्ड हैं, ये इस तरह के 2 लोब जो हमें नज़र आ रहे हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है इनका। डेवलपमेंट की ड्यूरेशन वही 6 to 9 डेज़ है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन जो है वो 8 से 12 डेज़ तक होता है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स से जो है वो इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है। और अगर फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है कि इन्होंने पैरासाइटिक वर्म्स जो है वो उनके अगेंस्ट वर्क करना है। बॉडी के अंदर एलर्जी कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं और उन कॉम्प्लेक्सेस को ख़त्म करना है ताकि बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो। डिफेंस से रिलेटेड है ये फंक्शन भी। एंड एक्टिवेट द सम इन्फ्लेटरी केमिकल्स ऑफ द एलर्जी। अब एलर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही एंटर होते हैं तो ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं या वो सेल्स जो होते हैं वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। बेसिक जो है वो हमने हिस्टामीन को पढ़ा था। तो ये जो उसके हिस्टामीन की जो वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको जो है वो अनएक्टिवेट करते हैं ताकि एलर्जी की जो है वो सिम्टम्स इतनी स्वेयर ना हो। नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स में है बेसोफिल्स 0.5% बनाते हैं। इनका जो है वो न्यूक्लियस लोब्ड होता है। डेवलपमेंट ड्यूरेशन इनका 3 to 7 डेज़ का है। लाइफ स्पैन जो है वो फ्यू आवर्स का है। और मेन फंक्शंस क्या है कि रिलीज़ करेंगे हिस्टामीन को और अदर मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी बेसोफिल सेल्स वो सेल्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होनी है। ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स हैं जिन्होंने हिस्टामीन्स को रिलीज़ करना है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स हैं, इनमें 2 टाइप्स के सेल्स आएंगे, टी सेल्स और बी सेल्स। 25 to 45% जो है वो वाइट ब्लड सेल्स का बनाएंगे। न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल्स होगा या इंटेंडेड शेप होगा, जैसे यहाँ पे ये स्फेरिकल न्यूक्लियस नज़र आ रहा है।
डेवलपमेंट का जो है वो टाइम वही डेज से वीक तक, और लाइफ स्पैन जो है वो आवर्स टू ईयर्स तक होगा। लिम्फोसाइट्स का फंक्शंस क्या है कि माउंट इम्यून रिस्पॉन्स बाय डायरेक्ट सेल्स अटैक एंड बाय एंटीबॉडीज़ बी सेल्स। सो अगर डायरेक्ट किसी फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव करना है, उसकी फिगोसाइटोसिस करनी है, तो वो कौन करेंगे, तो वो टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स करेंगे। लेकिन अगर उनका एंटीबॉडी रिलीज़ करवा के, एंटीबॉडी बना के, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करके उन्हें रिमूव करना है, तो ये कौन से सेल्स करेंगे, बी सेल्स। तो ये फर्दर आगे लिम्फोसाइट्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स क्या है, 4 to 8% बनाएंगे वाइट ब्लड सेल्स का। इनका न्यूक्लियस जो है वो यू शेप्ड का होगा। डेवलपमेंट की ड्यूरेशन 2 to 3 डेज़ है और लाइफ स्पैन इनका कुछ मंथ्स का है। फंक्शन क्या है, वही फिगोसाइटोसिस करनी है, आने वाले फॉरेन इन्वाइटर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करना है और उसको बॉडी से रिमूव करना है। नेक्स्ट जो है वो लास्ट टाइप ऑफ सेल्स हैं जिन्हें प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब ये प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये भी बोन मैरो में ही मौजूद होते हैं। उसके बाद इनके फ्रेगमेंट्स फॉर्म द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगा कैरियोटाइप। अब जो कहाँ से इनके फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगा कैरियोटाइप, यानी मेगा कैरियोटाइप जो है वो वहाँ पर इनके बनेंगे, वहाँ से जो है वो प्लेटलेट्स बन के सेल्स में आएंगे। अगर डायमीटर के बारे में बात करें तो 1 to 4 माइक्रोमीटर जो है वो इनका डायमीटर होगा। उनके मुकाबले में इनका डायमीटर जो है वो कम है। शेप इनकी जो है वो राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है और स्पाइकी भी हो सकती है। राउंड मतलब बिल्कुल गोल ओवल शेप, और स्पाइकी मतलब इस पे से कुछ जो है वो स्पाइक्स भी अपेयर हो रहे होंगे, या जैसे आपको डायग्राम में दिखाए थे। लाइफ स्पैन जो है वो इनका अबाउट 8 to 12 डेज़ तक होगा। और इन्वॉल्व क्या करते हैं, मेन फंक्शंस क्या है इनका, इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग प्रोसेस, सील वाउंड्स एंड प्रिवेंट द ब्लड लॉस। यानी जैसे ही कोई वाउंड कट वगैरह आया है तो क्लॉटिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद उस वाउंड को वहाँ पर सील कर दिया जाएगा, फिर वहाँ से प्रिवेंट कर दिया जाएगा ब्लड के लॉसेस को। फिर हेल्प टू रिपेयर द डैमेज वेसल्स, और अगर कोई डैमेज, कोई इंजरी, कोई इस तरह का मसला हो गया है तो वहाँ में ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, सो उन ब्लड वेसल्स को दोबारा रीअपेयर करवाना, उनकी रिपेयरिंग करना, ये भी जो है वो प्लेटलेट्स का फंक्शन है। आज के लेक्चर में हमने ब्लड की कंपोजिशन में पढ़ा था ब्लड सेल्स को के बारे में, सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम इनके सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो है ब्लड के नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।